अब ये सवाल देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल है, सही है। क्या बोल रहा है? डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स शेप ए ऑनटू शेप बी। ठीक है। अच्छा, बिफोर वी मूव विद दिस क्वेश्चन, एक चीज याद रखो। जब भी सवाल आए ना डिस्क्राइब करने के ट्रांसफॉर्मेशन को, तो हमारे पास जो है वो चार तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। कौन कौन सी? नंबर वन, ट्रांसलेशन। ठीक है। जिसमें आप डिस्क्राइब करोगे उसका नाम along with the translation factor। ट्रांसलेशन फैक्टर जो कि बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्म में होगा, इस तरह एक्स वाई। ठीक है। तो इसके आपको बेसिकली वो 2 मार्क्स अवॉर्ड करेगा। इसका 1 मार्क्स नाम बताने का, और इसका 1 मार्क्स ट्रांसलेशन फैक्टर बताने का। फिर आता है आपके पास नंबर 2, रिफ्लेक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्शन के केस में आप बताओगे इसका नाम रिफ्लेक्शन, और बताओगे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्क्राइब करोगे। तो इसके आपको अगेन 2 मार्क्स वो ऑफर करेगा क्वेश्चन में। फिर आते हैं आपके पास नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 3 आता है रोटेशन। रोटेशन में आप नाम बताओगे अलोंग विद द डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और एंगल क्या है, ये बताओगे आप। और फिर आप बताओगे सेंटर ऑफ रोटेशन इन द कोऑर्डिनेट्स फॉर्म, इस तरह। ठीक है। तो इसके आपको वो 3 मार्क्स ऑफर करेगा क्वेश्चन में। फिर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनलार्जमेंट। इसका आप नाम बताओगे और बताओगे स्केल फैक्टर, या फिर इसको हम बोलते हैं इनलार्जमेंट फैक्टर, और आप बताओगे सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। ठीक है। इन द कोऑर्डिनेट्स फॉर्म। तो इसके अगेन आपको 3 मार्क्स ऑफर करेगा। तो जब भी आप देखोगे आमतौर पर जो ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके 2 2 मार्क्स होते हैं, और रोटेशन और इनलार्जमेंट के आमतौर पे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्राइब वाले। सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं? पार्ट ए में के डिस्क्राइब करें शेप ए ऑन टू शेप बी। ठीक है, कर लेते हैं। देखो, शेप ए ये रहा, इसको भूल रहा अभी। शेप ए ये रहा, शेप बी ये रहा। तो आप चेक करो यहाँ पर एग्जैक्टली शेप ए ने अपने आप को मैप कर लिया है शेप बी पे, एग्जैक्टली वही वही पोजीशन है, कुछ नहीं बदला, वही पोजीशन है। तो ये क्या है? ऑब्वियसली दिस विल बी ट्रांसलेशन। अब हमें बताना है इसका ट्रांसलेशन फैक्टर। तो वो बताने के लिए आप सिर्फ बहुत इजी है। आप देखो भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट शेप ए का कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, ये रहा पॉइंट। और इमेज बी जो है शेप बी में, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पकड़ लो, वो ये रहा। ठीक है। तो अब बताओ कि शेप ए से के इस पॉइंट से शेप बी के इस पॉइंट पे मूव करने के लिए हमें कितने कितने कोऑर्डिनेट्स मूव करना पड़ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं शेप ए के इस पॉइंट से मूव करना शुरू करूं, 1 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 4 5 6 7। ठीक है। क्या आंसर आ गया? 7। तो क्या मतलब हुआ? हमने 7 यूनिट्स इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूव किया है, -7 हो गया। हमने 7 यूनिट्स नेगेटिवली मूव किया है ना, तो ये -7 हो गया। सिमिलरली सिमिलरली अब हम क्या मूव करेंगे? 1 यूनिट डाउनवर्ड्स। तो हमने 1 यूनिट नीचे मूव किया है, मतलब -1। तो नीचे क्या आ गया? -1।
तो -7 -1 इसका ट्रांसलेशन फैक्टर है। ये दो चीजें आप मेंशन करोगे पार्ट 1 में, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस तरह हमने निकाला ट्रांसलेशन फैक्टर। ठीक है, इसका हमने कुछ नहीं किया, हमने बेसिकली हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर लिया हमने इन एक्स और वाई एक्सिस की फॉर्म डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि हमने 7 यूनिट्स मूव किया था नेगेटिवली, तो हमने क्या क्या कर दिया इसको, -7। और हमने 1 यूनिट्स डाउनवर्ड्स मूव किया था, तो हमने क्या कर दिया इसको, -1। ठीक है, क्योंकि क्या जो ट्रांजेक्शन फैक्टर होता है वो इस फॉर्म में होता है ना, x, y। ये बताता है कि आपने कितने यूनिट्स मूव किया है एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सेस में, और ये बताता है कि आपने कितने यूनिट्स मूव किया है इन द वाई डायरेक्शन, मतलब वाई एक्सेस के डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं कि बताएं, फाइंड डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट मैप्स शेप ए ऑन टू शेप सी। तो बोल रहे हो, शेप ए और शेप सी की बात हो रही है। अब देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, यहाँ पे क्योंकि बात हो रही थी ट्रांसलेशन की, जब भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। ठीक है, तो आपने लिख दिया आराम से। यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो मोस्ट लाइकली या तो ये रोटेशन होगी या इनलार्जमेंट होगी। तो अब देखो भाई, यहाँ पर अगर आप देखो ग्राफ में, तो जो शेप ए है आफ्टर मैपिंग ऑन टू शेप सी, उसका जो साइज है उसमें कोई तब्दीली चेंजेस नहीं आ रहे ना, साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज नॉट इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट का इसका होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइज ही चेंज नहीं हो रहा। तो क्या बचा फिर, ऑब्वियसली रोटेशन। तो ये और दिख भी रहा है हमें कि देखो, ये जो ऑब्जेक्ट ए है, शेप ए है, रोटेट हो रहा है टू मैप ऑन टू शेप सी। तो आंसर क्या हो गया इसका, रोटेशन। अब रोटेशन के लिए वी हैव टू टेल द डायरेक्शन और सेंटर ऑफ रोटेशन। किस तरह बताएंगे, ये देख लेते हैं। अब देखो, मेरे पास रोटेशन हो रही है। ठीक है, अब आप इसको ऑब्जर्व करो, तो आप ऑब्जर्व करो कि ये है ऑब्जेक्ट ए और ये है ऑब्जेक्ट सी, है ना। तो अब देखो यार, बहुत इजी है। अगर हम ऑब्जेक्ट ए की जो ये साइड है इसकी बात करें, तो ऑब्जेक्ट सी में जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो कौन सी है, ये वाली, है ना। तो अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट ए में ये साइड थी, ऑब्जेक्ट ए में ये साइड यूं है, वर्टिकल, और ऑब्जेक्ट सी में ये साइड क्या है, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ए में ये साइड वर्टिकल थी, ऑब्जेक्ट सी में साइड क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो आप चेक कर रहे हो, बेसिकली ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट सी में इस साइड ने मूव किया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यकीन नहीं आ रहा, आओ चेक करते हैं विद डिफरेंट साइड। अब चेक करते हैं एक और साइड से, अगर वाकया वाकई में ऐसा हो रहा है। अब बात करते हैं इस साइड की, लेट्स से हम बात करते हैं इस साइड की, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये वाली। तो ऑब्जेक्ट ए में ये साइड जो है वो इस तरह है ना, हॉरिजॉन्टल, है ना। और ऑब्जेक्ट सी में ये साइड क्या है, वर्टिकल। सही है, तो आप चेक कर रहे हो अगेन, ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट सी में ये साइड किस तरह मूव कर रहा है इसने, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर है बात, आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, तो हेंस हम पहुंच गए इस कंक्लूजन पे कि जो ऑब्जेक्ट ए से
ऑब्जेक्ट सी में रोटेशन हो रही है वो कितनी हो रही है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये है इजिएस्ट तरीका टू जज के किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, टू मैप ऑन टू ऑब्जेक्ट सी। क्लियर है ये बात। अब हमें एक और चीज फाइंड करनी है इस केस में, वो है लास्ट चीज फाइंड करनी है, वो करनी है सेंटर ऑफ रोटेशन। अब देखो सेंटर फाइंड करने के लिए ना हमारे पास एक बहुत ज्योमेट्रिकल मेथड है। वो क्या है भाई कि आप ना क्या करो बेसिकली, बेसिकली सेंटर फाइंड करने का जो तरीका है ना ऑफिशियल, वो ये है भाई कि आप क्या करो, सिंपल स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे आपको। कि आप क्या करो, नंबर वन, आप पहले ना जो ऑब्जेक्ट और इमेज है ना, मतलब इसके इसमें शेप ए और शेप सी है। शेप ए ऑब्जेक्ट है जो मैप कर रहा है अपने आप को शेप सी में जो इमेज है। तो आप दोनों शेप्स के ना, ऑब्जेक्ट और इमेज के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। सही है, विद द हेल्प ऑफ रूलर। उसके बाद जो लाइंस हमने बनाई है, ज्वाइन करने के बाद आपके पास आपने ज्वाइन किया, लेट से मेरे पास ये इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है ना, तो इन दोनों को आपस में मैंने विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर दिया। सही है, और इसको ज्वाइन कर दिया विद दिस। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया विद दिस। ये ज्वाइन कर दिया मैंने। अब क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप, आपको बेसिकली लेना पड़ेगा इन तीनों लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको इन तीनों लाइंस का परपेंडिकुलर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच लाइन। तो आपको इन तीनों लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ, अगेन, विद द हेल्प ऑफ रूलर और प्रोटेक्टर, जो हम डी बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि जहां पर द पॉइंट एट विच ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे तीनों बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब आप बेसिकली पहले आप इसका, इस लाइन का ड्रॉ करोगे बाइसेक्टर, लेट से वो यहाँ से गुजर रहा है। फिर आप इसका ड्रॉ करोगे। ठीक है, फिर आप इसका ड्रॉ करोगे। ठीक है, इस तरह बेसिकली आप ड्रॉ करोगे। और जहाँ पे तीनों मिल रही हो ना पॉइंट्स, जहाँ पे तीनों लाइंस मिल रही हो, वो आपका क्या होगा, पर सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने बेसिकली रफली ड्रॉ किया है तो मेरा एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, लेकिन वैसे आप इस तरह ही करोगे कि आप पहले हर पॉइंट्स को, दोनों इमेज के, दोनों ऑब्जेक्ट्स के शेप्स के पॉइंट, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। उसके बाद उन लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। जहाँ पे बाइसेक्टर्स मीट कर रहे होंगे ना, वो होगा आपका सेंटर ऑफ रोटेशन। ये तरीका है ऑफिशियल जो आप फॉलो करोगे टू फाइंड सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका भी है जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम सेविंग हो सकता है। वो ये है कि आप बेसिकली ना अपने पास से जो है पॉइंट्स मार्क करो और देखो कि क्या वो पॉइंट दोनों शेप से इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर तो है ना, तो वही सेंटर ऑफ रोटेशन। किस तरह, जैसे देखो, खुद देखो मेरे पास लेट से ये पॉइंट, ये शेप ए है और शेप सी है। पहले आप चेक कर लो क्या क्या पता है इनका सेंटर ऑफ रोटेशन खुद ओरिजिन ही हो। चेक कर लेते हैं। ओरिजिन मार्क किया। अब आप ओरिजिन को आपने मार्क कर लिया ना, अब चेक करो क्या ओरिजिन से दोनों
शेप्स का डिस्टेंस डिस्टेंस सेम है। अगर लेट से मैं बोलता हूँ, इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो देखो अगेन ये डिस्टेंस है मेरे पास फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट। और अगर इसकी बात करें, शेप की बात करें, तो इसका डिस्टेंस भी उतना ही है ना। मतलब ये भी देखो मेरे पास दो, ये पूरा कवर कर रहा है डायगोनल, और ये भी मेरे पास पूरा डायगोनल कवर कर रहा है। तो आप चेक कर रहे हो, पूरा दोनों का डिस्टेंस सेम ही है। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं हम, अब बात करते हैं, हमारे पास एक पॉइंट तो सेम आ गया। इस तरह आप तीनों पॉइंट्स चेक करो, तीनों पॉइंट्स चेक करो, क्या वो सेम आ रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो चेक चेक कर लेते हैं। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, इसके इस पॉइंट की, और ये रहा इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट, तो क्या ये इक्वल डिस्टेंस पर है? देखो खुद देखो, यहाँ पर ये है डिस्टेंस, ये रहा इसका सेंटर से, और इसका डिस्टेंस इतना दूर है। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंटर हमने मार्क किया है, सेंटर ऑफ रोटेशन, ये इसका आंसर नहीं है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह अब हम चेक करते हैं, एक और कोई पॉइंट पकड़ लेते हैं इसी रीजन, इसी एरिया में। ठीक है, तो अब चेक करते हैं, लेट से पॉइंट है 3 1, ये ये सेंटर चेक करते हैं। तो क्या इस सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम सी और इस सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम ए इक्वल है? देख लेते हैं। तो अगेन खुद देखो, यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस सेम नहीं है ना। इसका डिस्टेंस जो है डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, इसका डिफरेंट आ रहा है। तो अगेन ये भी क्या है, सेंटर नहीं है हमारा। लाइक वाइज इसी तरह आप मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स जो है मुख्तलिफ पॉइंट से चेक करो। लेट से अब हम चेक करते हैं इस पॉइंट को, 5,1, 5,1 सही है। अब इसको चेक करते हैं, क्या पॉइंट का इस पॉइंट का बेसिकली सेंटर, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम शेप ए और शेप सी, वो इक्वल आ रहा है? देख लेते हैं। देखो ये तो इक्वल आ रहा है, क्यों? ये भी तो 6 बॉक्सेस कवर कर रहा है, और ये भी 6 बॉक्सेस कवर कर रहा है। सही है, तो सेम है। तो अब हम चेक करते हैं विद द अदर 2 पॉइंट्स। लेट से अब इस बात करते हैं इसकी। तो ये कवर कर रहा है 3 रोज, देखो डिस्टेंस, और ये भी कवर कर रहा है 3 रोज। ठीक है, तो अगेन ये भी सेम है डिस्टेंस। तो मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट लाइकली यही हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है। अब हम चेक करते हैं लास्ट कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, जो कि हैं हमारे पास ये वाले। अब देखो ये कवर कर रहा है अगेन ये 2 रोज, और ये भी, इसमें कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ये भी कवर कर रहा है ये ये 2 रोज, 1 2 3 4 5। तो अगेन आपके पास ये दोनों जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। तो क्या हमारा निकला रिजल्ट कि एज अ रिजल्ट हमारे पास ये जो पॉइंट है ना 5,1, यही हमारा क्या है,
सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, यही हमारा क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन। 5,1 इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। आपने चेक कर लिया इस तरह। तो दो तरीके हैं आपके पास सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने के। एक तो आप निकालो विद द हेल्प ऑफ लाइंस वगैरह, ड्रॉ करो बाय सेक्टर उनका, जहां वो मीट कर रहे हैं वो आपका सेंटर होगा। एक आप निकालो इस तरीके से जो बताया है मैंने अभी। ठीक है, तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन में भी 3 मार्क्स मिल जाएंगे, तीन चीजों के लिए। सही है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब क्या बोला है पार्ट बी में, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू 2। तो हमें लाइन दी हुई है उसने, हमें शेप ड्रॉ करना है। तो किस तरह करेंगे, लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2। कौन सी लाइन होती है ये लाइन होती है, ये रही लाइन। ड्रॉ शेप ए आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये रहा शेप ए। तो हमें बेसिकली इस शेप ए को ना इस लाइन के अराउंड रिफ्लेक्ट करना है। ये है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमें शेप ए को इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है। तो कर लेते हैं, बहुत इजी है। तो लेट्स टेक वन कोऑर्डिनेट एट अ टाइम। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट ये रहा पहला इसका। तो 1 2 3 4, इसी तरह इस तरफ भी मार्क कर लो, 1 2 3 4। तो पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया। सही है। अब बात करते हैं इस कोऑर्डिनेट की, 1 2 3 4, अगेन 4 यूनिट्स हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया। अब बात कर लेते हैं इस कोऑर्डिनेट की, 1 2 3 4। सही है, 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। इस तरह आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए, ज्वाइन किया आपने, तो आपके पास ये शेप जो है बहुत ही इजीली रिफ्लेक्ट हो गया अराउंड द लाइन y इज इक्वल टू 2। ये शेप है और ये इसकी इमेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन अलोंग लाइन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अब लास्ट पार्ट में बोल रहे हैं, पार्ट 2 में, कि ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर इनलार्जमेंट विद द स्केल फैक्टर -2, और सेंटर दिया हुआ है आपको ओरिजिन। तो देखो, जब भी आपके पास सेंटर ओरिजिन हो ना, तो किसी भी शेप को इनलार्ज करने के लिए, किसी भी शेप को इनलार्ज करने के लिए, इन दिस केस शेप ए, हम क्या करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस तरह, तो हमारे पास जो शेप ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, शेप ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, ये है 3,4, और एक और है 3,2, और एक और है 2,-2। अच्छा, ये 3,-2 है ये भी, और ये 3,-4 है। ठीक है, तो अब अगर हमें हमें इमेज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ना आफ्टर इनलार्जमेंट, तो हम क्या करेंगे, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया -4 इंटू -2 क्या होता है, 8, और 3 इंटू -2 -6। ये हो गया -6, -8।
ये आ गया पहला कोऑर्डिनेट आफ्टर इनलार्जमेंट, और ये हो गया -6, 4, और ये हो गया -4, 4। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए ऑफ द इमेज। इनको हम ड्रॉ कर देंगे ऑन द ग्राफ। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है? -6, 8, -6, 8, ये आ गया। और सेकंड कोऑर्डिनेट है -6, 4। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट है -4, 4। -4, 4। तो यार ज्वाइन कर लिए पॉइंट्स। तो ये जो आपके पास इमेज बनी है ए की, ये है आफ्टर इनलार्जमेंट विद स्केल फैक्टर -2, सेंटर, ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपने इसकी ड्रॉ कर ली, आपको 2 मार्क्स मिल गए दोनों पे। सही है। आई होप आपको क्लियर है भाई किस तरह हम चीजें करते हैं इन द चैप्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सही है।